नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज से लेकर के अगले आने वाले 9 दिनों तक चलने वाली एक श्रृंखला को लेकर के। ये श्रृंखला है ग्रहों की महादशा और अंतरदशा से संबंधित। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में यूं समझ लीजिए कि यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है तो वो है महादशा। ये इतना महत्वपूर्ण है, आप इसे कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रहों की दशा। क्योंकि मान लिया जाए कि किसी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत बली अवस्था में है, बहुत बलवान है, षड्बल में सबसे बली, पर पता चला कि दशा उसकी जीवन में आने ही वाली नहीं है, कोई मतलब नहीं। यूं समझ लीजिए कि पूरी जन्म कुंडली विश्लेषण का जो दारोमदार होता है वो ग्रह की दशा पर होता है। अब बारी आती है, प्रिय दर्शकों, ये विषय इतना सरल नहीं है। एक और बात, किसी एक वीडियो में किसी एक ग्रह की दशा को, अंतरदशा को समेट पाना, तो जैसे ये भी नहीं कह सकता कि लोटे में सागर को डालना, मैं यूं कहूंगा कि चम्मच पर सागर को उठा लेना जैसा ही है। क्योंकि दशा की यदि चर्चा हो तो ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, नीच का है, उच्च का है, नीचारोही है या उच्चारोही है, कैसा है वो, साथ ही साथ किस नक्षत्र में है, इन सभी चीजों को देखने के बाद ही मूलतः दशा को हम समझ सकते हैं। बारी आती है अंतरदशा की। प्रिय दर्शकों, कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं, ग्रहों के विभाग बनाए गए हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे एक विभाग में अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेंगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दूसरी तरफ में आपको बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये सब एक तरफ है। केतु को आप दोनों ही तरफ रख सकते हैं। केतु को मैं शुभ ग्रह की संज्ञा में रखता रहा हूं, आज तक हमेशा बताता रहा हूं। तो ग्रह एक कैटेगरी वाइज बनाए गए हैं कि ये इनके मित्र हैं और ये इनके शत्रु। अब किसी भी ग्रह की दशा का जब निरूपण हो रहा हो तो ग्रह की दशा में अंतरदशा उसके शत्रु ग्रह की है या मित्र ग्रह की, ये तो देखनी ही होती है। ये हो गई एक सामान्य सी बात। अब इसके बाद देखना होता है कि जन्म कुंडली में ये ग्रह स्थित कैसे हैं, इनका संबंध कैसा है, कहीं तात्कालिक शत्रुता में तो नहीं है। तात्कालिक शत्रुता में यदि मित्र ग्रह भी बैठे हों तो उनका जो प्रभाव होता है दशा अंतरदशा का, वो कमजोर होकर के मिलता है। और वहीं तात्कालिक मित्रता और शत्रुता में एक हो गया नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता, इस पर हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी है। दूसरा हुआ तात्कालिक शत्रुता और मित्रता। अब तात्कालिक शत्रुता में मित्र की स्थिति में है लेकिन नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, तो उनका जो प्रभाव होगा वो बहुत हद तक अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज से अगले आने वाले 9 दिनों तक मैं सूर्यादि ग्रहों की दशा का विवरण आपके सम्मुख रखूंगा। उनमें अंतरदशा बाकी के ग्रहों की आ रही है तो किस तरह का प्रभाव आपको मिलना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस क्रम में आज सबसे पहली जो चर्चा है वो भुवन भास्कर की है, सूर्य की है। प्रिय दर्शकों, सूर्य की दशा मूलतः जन्म कुंडली में यदि आए तो निसंदेह ये जातक को सम्मान दिलाने वाला, विदेश गमन कराने वाला, सरकार से या सरकारी कार्य से जातक को अथवा पिता से धन लाभ कराने वाला होता है। ऐसे जातक सूर्य की दशा में व्यापार इत्यादि से आमदनी प्राप्त करते हैं, उनके ख्याति में वृद्धि होती है, धर्म में जातक की रुचि बढ़ती है। ये हुआ एक साधारणतया देखा जाए तो सूर्य की दशा का फल। मैंने जैसा कहा कि किसी भी ग्रह की दशा को एक वीडियो में नहीं, इसके लिए कई एक वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के उनको समझा जाएगा। प्रत्येक ग्रह किस राशि में बैठा है उस पर अलग चर्चा होती है, उसके प्रभाव में अलग बदलाव। लेकिन अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मेरी तरह ही ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, रुचि है, आप कार्यक्रमों को देखते हैं, तो बहुत हद तक इन चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर ही सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये जो प्रभाव बताया ये तो अच्छा प्रभाव आपने सुना। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुनिए। अगर सूर्य मान लिया जाए कुंडली में नीच में पड़े हैं तब तो फिर ये परेशानी देंगे, सिरोपीड़ा होगी, व्याधि होगी, ताप अर्थात बुखार होगा, नेत्र रोग, मानहानि, पिता से विच्छेद, सरकार से भय, ये सब जीवन काल में बना रहेगा।
ये हुआ उल्टा, मैंने सूर्य को अच्छा रखा, सूर्य को कमजोर कर दिया। नीच शब्द का जो इस्तेमाल किया तो आप इसमें दोनों ही स्थितियों को देखिए कि सूर्य शत्रु राशि में हो सकते हैं, सूर्य पीड़ित हो सकते हैं, सूर्य ग्रहण से ग्रसित हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति। अब इन दो पॉइंटों के अलावा एक पॉइंट यहां और आपको समझना है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह ही नहीं है, तब अकारक अथवा मारक ग्रह है, तब भी हम सीधे इस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते कि सूर्य की दशा आपके लिए खराब ही होगी। पहले यह देखना है कि मार्केश होकर के भी वो किस भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा को समझना है तो उसमें आने वाली अंतरदशाओं का भी प्रभाव होता जाता है। और सूर्य की जब दशा चलेगी तो बाकी के 8 ग्रहों की अंतरदशा चलेगी। अब हम सीधा सा ऐसा नहीं कह सकते कि मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य मारक है तो जातक को एकदम जीवन हानि करेंगे। हाँ, मार्केश के अर्थ की चर्चा मैंने कर रखी है, बता रखी है कि मार्केश का अर्थ विस्तीर्णता होता है, नाना प्रकार की परेशानी होती है, वो तो होगा ही होगा। परंतु यदि मान लीजिए कि जन्म कुंडली में सूर्य अष्टमेश होकर के भी नवम भाव में बैठे हैं, जहां कि वो कारक होते हैं, तो यदि कारक भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो हमें बहुत हद तक प्रभाव को लेकर के जब उसकी हम चर्चा करें तो हमें सावधान होकर के ही प्रभाव बताना होगा। हम सीधा सीधा खराब प्रभाव ही नहीं बता सकते, उसे समझना होगा। तो सबसे पहले तो सूर्य की स्थिति को भली भांति आपको समझिए। मैं पूर्व में इतने ज्योतिषीय कार्यक्रम कर चुका हूं, बता चुका हूं कि अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं, पुराने वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य में सूर्य का यदि अंतर हो तो कैसा होगा। तो सूर्य में सूर्य के अंतर को भी बहुत हद तक अच्छा माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो ये जातक के लिए बढ़िया समय होता है, धन लाभ कराने वाला होता है, राज लाभ, यश मान सम्मान दिलाने वाला होता है। यानी सूर्य में सूर्य का अंतर। अब एक पॉइंट और, किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत अच्छा सिद्ध नहीं होता, ये एक सामान्य सूत्र है। इस सूत्र के साथ साथ आपको यह भी जानना है कि तब और विशेष रूप से लागू हो जाता है जब वो ग्रह आपकी कुंडली में अकारक हो तब। अब मान लिया जाए वृषभ लग्न की कुंडली है, या फिर मान लिया जाए कि तुला लग्न की कुंडली है, या फिर मकर कुंभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको समझना होगा कि सूर्य यहाँ पर बहुत कारक नहीं है। मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में भी सूर्य को बहुत कारक नहीं कहा गया, विशेषकर कन्या लग्न की कुंडली में द्वादश शेष होते हैं तो बहुत कारक इनको यहाँ भी नहीं कहा गया है। तो आपको इन प्रभावों को ध्यान में रख करके ही अपनी कुंडली पर आजमाना है। अब समझिए, सूर्य में चंद्रमा का अंतर धन वृद्धि कराने वाला होता है, कोष वृद्धि कराने वाला, कृषि योग्य भूमि दिलाने वाला होता है, इसकी प्राप्ति होती है, स्त्री सुख की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति, माता का सुख जातक को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने चंद्रमा का जिक्र किया और मंगल, अभी चंद्रमा का आपके सम्मुख जिक्र किया, मंगल का जिक्र करूंगा। तो आप अब देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का संबंध कैसा है। सूर्य किस भाव में बैठे हैं और चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। अगर आपको तात्कालिक मित्रता और शत्रुता वाला पॉइंट याद है तो उसी तरह से पहले गिनिए और गिन करके देखिए कि ग्रह एक दूसरे से तात्कालिक मित्रता या शत्रुता वाली स्थिति में है। उसमें भी तात्कालिक मित्रता शत्रुता में जो 5वां भाव है, यानी ग्रह एक भाव से दूसरे भाव तक अगर नवम पंचम है, वो तात्कालिक शत्रुता में शत्रुता की स्थिति आ जाती है। लेकिन जब महादशा की चर्चा चल रही हो तो महादशा में जब ग्रह नवम पंचम योग में एक दूसरे से हो तो ये अच्छा प्रभाव देने वाला माना गया है, ये अच्छा है, समसप्तक अच्छा है। जबकि तात्कालिक मित्रता शत्रुता में समसप्तक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, वो शत्रुता की स्थिति मानी जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे। मान लिया जाए मैंने सूर्य में चंद्रमा के अंतर को आपको बताया, तो सूर्य में चंद्रमा, तो सूर्य जहां बैठे हैं वहां से चंद्रमा को गिनिए। यदि सूर्य जहां बैठे हैं सूर्य के साथ ही चंद्रमा है, हालांकि चंद्रमा अमावस्या के हैं आपकी कुंडली में, बहुत अच्छा प्रभाव इनका नहीं होगा, ये मानसिक अशांति परेशानी देने वाले होंगे। पर फिर भी सूर्य अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, तो सूर्य चंद्रमा की युति भी है तो ये अच्छा प्रभाव देने वाला होगा। सूर्य चंद्रमा से दूसरे भी बैठे हुए हैं तो है ये द्विद्वादश की स्थिति, लेकिन फिर भी प्रभाव बहुत हद तक अच्छा ही होगा। सूर्य चंद्रमा का तीसरे का संबंध, चौथे का संबंध जिसे हम केंद्र का संबंध कहते हैं, पांचवें का संबंध बहुत अच्छा माना जाएगा, समसप्तक आमने सामने अच्छा माना जाएगा, नवम तो ये भी नवम पंचम हो जाएगा, अच्छा माना जाएगा। सूर्य चंद्रमा से केंद्र संबंध यानी 10वें बैठे हैं 10वें भाव में तो भी बहुत अच्छा है, और सूर्य चंद्रमा से 11वें बैठे हैं तब भी अच्छा है, यानी ये दशा अंतरदशा लाभप्रद है। इसके अलावा यानी सूर्य चंद्रमा का 6वें 8वें 12वें का संबंध है तो ये कष्टदायी होगा, भले आपकी कुंडली में कारक ही हो। अब अगर कारक हैं तो प्रभाव नुकसान वाला कम होगा, और अगर सूर्य अकारक हैं, चंद्रमा, जब सूर्य अकारक होंगे तो चंद्रमा भी अकारक हो जाएंगे। फलतः
सूर्य की दशा में जब चंद्रमा का अंतर गुजरेगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से शांति, परेशानी, यानी जितनी मैंने अच्छाइयाँ बताई आप जस्ट उसकी बुराई समझ लीजिए। अब इसी तरह से हर ग्रह पर लागू आप करके देखिए। सूर्य में मंगल का अंतर जातक को भूमि लाभ कराने वाला, भवन की प्राप्ति कराने वाला, शत्रु पर विजय कराने वाला, कोर्ट कचहरी में विजय कराने वाला, पुरुषार्थ वृद्धि कराने वाला होता है। अब मान लिया जाए कि सूर्य मंगल का संबंध 6वें 8वें का बन रहा है तो शत्रु वृद्धि कराने वाला, ऋण कराने वाला, कोर्ट कचहरी में परेशानी में डालने वाला हो जाएगा। सूर्य में राहु का संबंध आमतौर पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, दुर्घटना कराने वाला, हार्ट प्रॉब्लम देने वाला, कोर्ट कचहरी की स्थिति लाने वाला। भले सूर्य आपकी कुंडली में कारक हो लेकिन ऐसी स्थिति होती है। परंतु वहीं यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु का संबंध एक दूसरे से तीसरे साथ नहीं, जहां सूर्य बैठे वहां से गिनिए, अगर तीसरे सूर्य हैं, राहु हैं, 5वें राहु हैं, 9वें राहु हैं, 10वें अथवा 11वें भाव में राहु हैं, जहां सूर्य बैठे हैं, तो फिर ये सूर्य में राहु का अंतर आपको मानसिक रूप से अशांत तो तब भी करेगा, चिड़चिड़ापन लाएगा, क्रोध की स्थिति उत्पन्न करेगा, पर फिर भी राज्य प्राप्ति कराने वाला होगा, सफलता दिलाने वाला होगा, यानी ये ठीक है। सूर्य में गुरु बढ़िया, बहुत बढ़िया माना गया है, विवाह, संतान, सभी तरह का सुख, प्रमोशन इत्यादि दिलाने वाला होगा। अब मान लिया जाए कि सूर्य गुरु आपकी कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में षडाष्टक योग इत्यादि बना करके या द्विद्वादश का संबंध बना करके बैठे हैं, तब तो उस अवस्था में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन परेशानी की मात्रा भी निर्भर करता है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक नहीं है तब ये परेशानी ज्यादा होगी, और सूर्य यदि आपकी कुंडली में कारक है कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, हाँ चिंता बनी रहेगी। सूर्य में शनि आप जानते हैं एक दूसरे के शत्रु हैं, इतना आपको समझ में है, लेकिन अगर इन दोनों का संबंध ठीक है, साथ में नहीं है, तीसरे बैठे हैं या फिर 5वें बैठे हुए हैं, इसके अलावा 9वें बैठे हुए हैं, 10वें और 11वें का संबंध है, तो फिर ये शत्रु से मुक्ति कराने वाला, संतान लाभ कराने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। वहीं अब सूर्य शनि का संबंध, सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं, 6वें 8वें 12वें का संबंध लिए हुए हैं, तो फिर ये कष्टदायी होगा। जैसा मैंने कहा, शत्रु से मुक्ति कराने की जगह शत्रुता उत्पन्न कराने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। सूर्य में बुध का अंतर, इन दोनों का संबंध ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो एक साथ होंगे, द्विद्वादश या यहाँ संबंध इनका होने वाला है, तो ये ठीक ही माना गया है, उत्साहवर्धक माना गया है, धनदायक माना गया है, सुखदायक माना गया है। तो ही सूर्य में केतु का जो अंतर है ये कष्टदायी होता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लाता है, घर में आपसी कलह कराता है, दंत रोगी जातक को बनाता है, और नौकरी में व्यर्थ के ट्रांसफर इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कराता है। अब फिर वही देखना है कि सूर्य केतु का संबंध यदि तीसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें का संबंध है, परेशानी तो तब भी होगी, थोड़ी कम होगी। सूर्य में शुक्र का अंतर, सामान्य शब्दों में देखें तो ये भी एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, तो ये ठीक है, संपत्ति इत्यादि दिलाने वाला होता है, लाभ कराने वाला होता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि मान लिया जाए सूर्य या शुक्र में से दोनों के दोनों पीड़ित हैं या कारक नहीं है, तो कई बार सूर्य में शुक्र के अंतर में जातक की भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कई बार जातक गलत क्रियाकलापों में लग जाता है, फलतः मान हानि की संभावना भी उसके जीवन काल में हो जाती है, तो ये एक परेशानी देखने में आती है। प्रिय दर्शकों, मैंने साधारणतया जितना मैं समझा सकता था, मैंने क्या कहा कि ये वीडियो जितना मैं बड़ा कर सकता हूं करूंगा, तब भी बात अभी नहीं बनेगी, क्योंकि हर भाव के साथ साथ मुझे ये बताना होगा कि किस राशि में कैसा प्रभाव है, तब जाकर के आप इसे बृहद समझ पाएंगे। तो ये पूरा बृहद ग्रंथ बन जाएगा, जो कि असंभव है वीडियो में समझा पाना। मैंने लगभग अगर आप मेरे ज्योतिष के कार्यक्रम देखते हैं जन्म कुंडली अध्ययन का विशेष रूप से, तो आप समझ चुके होंगे। अब एक और पॉइंट इसे समझिए। अब मान लिया जाए कि सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपके लिए कारक नहीं है और आपको कष्ट हो रहा है, तो उपाय, सूर्य की आराधना करिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। याद रखिएगा, सूर्य घड़ी है, समय के साथ जीने वालों को सूर्य की परेशानियां तो तब भी आएंगी, लेकिन वो बहुत कम हो जाती हैं। तो यूं समझ लीजिए कि अपनी दिनचर्या को जितना सुव्यवस्थित करेंगे, सूर्य की दशा आपके लिए उतनी ठीक हो जाएगी। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ मत बोलिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। अब मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में कारक है या नहीं है, दोनों ही अवस्था में सूर्य की आराधना करनी है। अब मान लिया जाए कि हमें विशेष परेशानी अंतर दशा में हो रही है, सूर्य में राहु आए हैं तब से कष्ट हो रहा है, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी तब चाहिए। शनि आए हुए हैं, हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। यानी यदि विपरीत के कारण परेशानी उत्पन्न हो रही है, शत्रु ग्रह के कारण शुक्र आए हुए हैं और तब आपको परेशानी आ रही है, तो स्त्री का सम्मान करिए, देवी की आराधना करिए, तो ये ग्रह सूर्य की जो दशा है ये शांति से आपके लिए निकलेगी। आशा करता हूं आज लगभग पॉइंट क्लियर हुए। अभी 9 दिन तक सेम ऐसी ही स्थिति में चलेगा, तो जो पॉइंट छूटेंगे, चूंकि ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको एक बार देख करके समझने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, 2 बार 3 बार बार देखिए, और फिर बाकी के दिनों में जो वीडियोस बनेंगे ग्रहों की अंतर्दशा का, तो आपको लगभग चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।